हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी। आज की वीडियो बहुत ही खास रहने वाली है। आज की वीडियो का विषय है हिंदी की संवैधानिक स्थिति। कहने का अभिप्राय ये है, जो भी आपके अनुच्छेद है 343 से लेकर 351 तक हिंदी की क्या स्थिति है। ठीक है, तो ये सब पर हम चर्चा करेंगे। संविधान की भाषाओं पर चर्चा करेंगे, अन्य जो भाषाएं हैं संविधान की, जो 22 भाषाएं हैं। इसके साथ ही ये महत्वपूर्ण किसके लिए, नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो ये महत्वपूर्ण है ही, उसके तो यूनिट 1 में है ही। इसके साथ आपका ये काफ़ी संशय बना हुआ है। एचटेट के अभ्यर्थी कहते हैं कि मैम हमारी तैयारी करवा दीजिए, एचपीएससी वाले कहते हैं कि हमारी। तो देखिए, ध्यान दीजिए, एचटेट का पेपर इतना आसान नहीं आता है, जैसा आप सभी जानते हैं, आपने पहले भी दिया होगा। बड़े ही गहराई से पूछा जाता है। तो ये जो मैं 5 यूनिट करवा रही हूँ, 5 यूनिट में एचटेट टीजीटी पीजीटी वाले सभी के लिए महत्वपूर्ण है। 5 यूनिट के बाद आपकी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही महत्वपूर्ण है। तो 5 यूनिट में करवाऊँ, वो सभी को क्लास देखनी है। खासकर एचटेट वाले अभ्यर्थी अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि हमारे काम की नहीं है ये वीडियो, क्योंकि एचटेट का पेपर गहराई से आने लगा। मतलब एक आधार मजबूत करो एचटेट के लिए, तभी आपका एचटेट निकलेगा। एचटेट सभी टेट से, जितने भी ऑल इंडिया में टेट है, सभी से ज़्यादा मुश्किल आता है, तो उस पर आप ज़रूर ध्यान देंगे। इसके साथ ही ये हमारी क्लास क्रमबद्धता से चलेगी। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इस मैसेज पर प्राप्त कर सकते हैं, और ये पीडीएफ इसकी पेड रहेगी। अगर आपको टीजीटी पीजीटी के नोट्स लेने हैं तो मात्र 999 के, यानी एचटेट टीजीटी पीजीटी के। अगर आपको नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लेने हैं तो मात्र 1499 रुपये की आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। क्लासें हमारी आपको यूट्यूब पर मिलती रहेंगी। चलो अब शुरुआत करते हैं। रही बात प्रश्न आने की, तो ये 100% है कि यहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा। 1% यानी 99 मान के चलिए, 99%। तो 1% ये कि भगवान के भरोसे भी भगवान ऊपर छोड़ देना चाहिए 1%। लेकिन ये इतना इसका आधार है, कहीं ना कहीं पेपर में यहाँ आपको जरूर देखने को प्रश्न मिलेगा। ठीक है, आपका समय बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, कहीं आप लगे कि ये आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल दिमाग से इस बात को निकाल देंगे आप। हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। तो हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ था, आप सभी जानते हैं, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति के से पूर्व देश में स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने की संविधान की मांग की जा रही थी। अब यहाँ मैं थोड़ा सा जिक्र तो नहीं किया गया, लेकिन मैं कर देती हूँ। अब ये हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, क्या है, तो इसका आप अंतर समझेंगे। राष्ट्रभाषा वो होती है जो देश में ज़्यादातर संख्या वाले बोलते हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बोली जाती हो, सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। राजभाषा वो होते जो संविधान, यानी कि जो आपके कार्यालयों में, चाहे वो कोर्ट है या कोई ऑफिस है, स्कूल है, इनमें क्या है, जो भाषा कार्यालय में जो भाषा प्रयोग होती है वो हमारी राजभाषा होती है। मतलब राज्य के कार्य होते हैं, यानी जो देश के काम होते हैं वो सारे क्या है, जिस भाषा में होते हैं वो हमारी राजभाषा है। तो अब क्या है, मुद्दा ये उठता है कि हिंदी हमारी राजभाषा है या राष्ट्रभाषा है। तो हिंदी में हमारे कार्य होते हैं, तो हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा है। और भारत की वजह से देखा जाए तो कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि भारत ने 22 भाषा को संविधान में दर्जा दिया गया है। और वैसे अगर जनसंख्या में लगाए तो कि जनसंख्या में ज़्यादा कौन सी बोली जाती है, तो जनसंख्या में ज़्यादा ये बोली जाती है, हिंदी ही बोली जाती है। अगर हम प्रतिशतता के हिसाब से देखें कि ज़्यादातर संख्या वाले प्रतिशत में क्या बोलते हैं, तो हिंदी बोलते हैं। ठीक है,
अब क्या है, संविधान निर्माताओं ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा स्वीकार करते हुए राजभाषा हिंदी के संबंध में प्रावधान किए। अब संविधान निर्माताओं ने क्या किया, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान में एक राजभाषा का दर्जा दे दिया। मतलब जो भी कार्य होंगे वो हिंदी में होंगे, ठीक है, राजकीय कार्य होंगे, समझ गए होंगे। राजकीय मतलब यहाँ देश के कार्य, ठीक है। अब ये हम विस्तार से पढ़ेंगे। संविधान के भाग 5, 6 और 17 भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। ये हाँ, ये आगे आ गया भाई, ठीक है। संविधान के भाग 5, 6 और 17, संविधान का भाग है 5, 6 और 17 में क्या है, हमारी भाषाओं का विस्तार दिया गया, वर्णन दिया गया है। इसमें आप देखेंगे अनुच्छेद 120 तथा 210 तथा भाग 17 में अब क्या है, अनुच्छेद क्या है 120 और 210 भी क्या है, हमारी भाषा से संबंधित है। लेकिन भाई ये है कि इस 120 में क्या है, 210 में क्या है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आगे करेंगे। पहले हम इसका जो बेस है वो हम जान लेते हैं। तो हमारी जो हिंदी को अनुच्छेद, इन हिंदी के जो अनुच्छेद हैं, हिंदी का जिन अनुच्छेदों में जिक्र किया गया है, वर्णन किया गया है, वो है हमारे, ध्यान देंगे, 343 से लेकर 351 तक ये इसमें अनुच्छेद हैं। यहाँ आपको अलग अलग अनुच्छेद में अलग अलग वर्णन मिलता है किसमें क्या दिया गया है। तो आगे आगे वीडियो में बढ़ेंगे, आपको संपूर्ण जानकारी होती चली जाएगी। एक बार मैं इनका रिवीजन कर लेती हूँ। 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351। कहने का अभिप्राय ये है 343 से लेकर 351 तक हमारी जो राजकीय भाषाएं हैं, हमारे संविधान में जो भाषाओं को दर्जा दिया गया है उनका इनमें वर्णन है। और हिंदी की जो संवैधानिक स्थिति है, यानी हिंदी को संविधान में क्या दर्जा दिया गया, वो भी आप इन अनुच्छेदों में पढ़ेंगे। आगे देखेंगे, राजभाषा हिंदी के संबंध में प्रावधान दिए गए। इन प्रावधानों के साथ भारत की 22 भाषाओं, मतलब संविधान की 22 भाषाओं को अनुसूची 8 में स्थान दिया गया है, ठीक है। एक बात है, एक बार भोजपुरी पर भी विवाद उठा था कि भोजपुरी क्या है, हमारी राजभाषा होनी चाहिए, मतलब संविधान में इसको मान्यता देनी चाहिए। इस पर काफ़ी विवाद उठा था। तो देखेंगे आप 22 भाषाओं में 8वीं अनुसूची, यानी आपकी अनुसूची 8वीं में 22 भाषाओं को संविधान में स्थान दिया गया है। और एक प्रश्न बहुत आता है, जैसे कि हमारे देश पर चाहे वो पढ़े लिखे हैं, ज़्यादातर पढ़े लिखे, अंग्रेजी भाषा, इंग्लिश भाषा का बड़ा हवा चढ़ा। भाई जो इंग्लिश की 2 लाइन बोल देता है उसी की वीडियो डाल देते हैं। अभी मैंने हाल ही में एक जो माता जी थी, बुजुर्ग थी, उन्होंने कोई ऐसे रट रखा था और वो डाल रखा किसी ने, देखो भाई इतने इंग्लिश बोलते हैं। भाई अच्छी बात है, भाई उस समय में क्या हमारे जो बुजुर्ग थे, दादा दादी थे, अपने जैसे हमारी माताएं थी, वो भी कम पढ़ी लिखी हैं या किसी की तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ी हैं। तो वो है, चलो अच्छी बात है, पढ़ाई लिखाई आज भी बहुत ज़रूरी, पहले भी थी। और हो सकता है कि पहले इतनी नहीं थी, लेकिन जरूर महत्व तो हर समय ही रहा है, शिक्षा का महत्व तो आगे भी रहेगा और ये सदियों तक ही रहेगा शिक्षा का महत्व। लेकिन ये मुझे बड़ा हैरानी वाली बातें लगती हैं कि जब कोई इंग्लिश के 2 वर्ड बोल देता है और उसकी वीडियो अपलोड करके दे, इतनी इंग्लिश, सुपर फास्ट इंग्लिश बोलता है, तो ये, और हमें ये लगता है कि भाई इंग्लिश बोलता है, पता नहीं कितना ज्ञानी है। तो वैसे में हम भी माता जी का सम्मान करते हैं कि उन्होंने उस समय अपनी अंग्रेजी भाषा पढ़ी और बड़ी मुश्किल होती थी आज में। लेकिन ये नहीं कि सिर्फ अंग्रेजी से किसी के ज्ञान का आंकलन करें, उसकी तुलना करें, तो ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आपकी क्या राय है, आप भी लिखना, ठीक है। तो देखेंगे 22 भाषाओं की 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में क्या स्थान दिया गया है। तो देखेंगे इसमें हमारी हिंदी है, पंजाबी है, तो ये 22 भाषाएं आपको रट लेनी है। मतलब आपको ये मैडम रटना नहीं है, समझना है। तो मतलब कि ये है कि ये छोटे बच्चे याद नहीं करते कि भी आ जाए, जैसे छोटे बच्चे होते भी हम इसको छोड़ेंगे नहीं, तो वो वाली बात है, ठीक है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो समझ के पढ़नी होती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो रट के पढ़ने की होती हैं। मैं इसका मिला जुला भी मानने को तैयार हूँ, ठीक है। थोड़ी आवाज़ हो रही है बात बीच बीच में, भाई जो गृह कार्य हमारे चलते रहते हैं। अभी मेरे पास स्पेशल रूम नहीं है वीडियो बनाने के लिए, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो आप थोड़ा सा, जैसे मैं सामंजस्य करती हूँ, जो मेरे साथी हैं वो भी सामंजस्य करना सीख जाए मेरे साथ।
ठीक है, क्योंकि हमें तो विज्ञान लेना है ना, हमें जो हमारी जो बाधाएं आती हैं उनको पार करना है, उन सब को भुलाकर आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आप भी मेरे साथ बाधाओं का सामना करते हुए आगे बढ़ेंगे, जैसे मैं कर रही हूँ। हिंदी, पंजाबी, मराठी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम। तो मैं यहाँ आपको जोड़ के बताऊंगी। देखो, आप ऐसा करना है, हिंदी, पंजाबी, मराठी 3 को तोड़ के पढ़ लो। ठीक है, फिर देखो सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ये आप उच्चारण करोगे ना तो इनकी एक लय सी बनती है, जैसे सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़। तो ठीक है, ये करोगे आप। फिर इनकी इसके बाद क्या है, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, संथाली। ठीक है, ये ऐसे आप करेंगे, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, संथाली। ठीक है, इसको ऐसे बोडो, डोगरी, मैथिली। तो ये बोडो, डोगरी, मैथिली, इसमें भी आ सकता है बोडो, डोगरी, मैथिली, यहाँ बोडो, डोगरी, मैथिली। ठीक है, तो मैथिली को यहाँ आप कर सकते हैं। और इसके साथ ये मैंने जोड़ दिया था उर्दू, कश्मीरी, संस्कृत, असमिया, उड़ीसा, बांग्ला, गुजराती। तो इस प्रकार से ये 2-3 बार आप इसे पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, लेकिन आपको इसे याद करना। एक बार मैं फिर से रिवीजन करवा देती हूँ। हिंदी है, पंजाबी है, मराठी है, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम है, कन्नड़, मणिपुरी, कोंकणी है, नेपाली, संथाली है, मैथिली, बोडो, डोगरी है, फिर क्या है, उर्दू, कश्मीरी, संस्कृत, असमिया है, ओडिशा, बांग्ला, गुजराती है। तो ये भाषाएं हैं। ठीक है, इसे आप देखें, भाई पानी की आवाज़ आ रही है, माफ़ी चाहूँगी मैं तो, लेकिन आप क्या है एडजस्ट करेंगे। सर्वप्रथम इसमें 14 भाषाएं सम्मिलित थी। यहाँ से प्रश्न बनेगा। ठीक है, ध्यान से सुनोगे तो थोड़ा समय देना, दिमाग पर जोर भी लगाना पड़ेगा। कोई ये चाहता है कि भी मैं यही कह रही हूँ कि जो यूट्यूब पे आप कहानी, नाटक, उपन्यास 3 यूनिट पढ़ोगे। ठीक है, कोई आपको यूनिट वाइज नहीं पढ़ाएगा। तो मेरी इस मेहनत की आप कदर करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। ठीक है, अगर आपका रिस्पॉन्स रहा तो मैं यूनिट वाइज चलूँगी। अगर आपने प्रत्युत्तर नहीं दिया तो मैं भी क्या उसी कहानी, नाटक, उपन्यास 3 ही यूनिट में अपना पूरे जब तक पेपर नहीं होगा निकाल दूंगी। ठीक है, तो मैं ये कोई आपको धमकी नहीं दे रही हूँ, मैं अपने का साथी समझते हुए मैं आपको ये समझा रही हूँ कि अपना बेस मजबूत करेंगे, फ्री में करवा रही हूँ। ठीक है, इसकी थोड़ी सी कदर करेंगे अपने लिए। ठीक है, अपने खुद के लिए करना है, क्योंकि हमारा सबके पास तो भी पैसा नहीं होता है। अब कहानी, नाटक, उपन्यास 3 से तो आपका पेपर होने वाला नहीं है। तो इस बात को समझेंगे, ज़्यादा नहीं बोलूँगे, नहीं तो वो समय खराब होगा आपका। ठीक है, सर्वप्रथम 14 भाषाएं सम्मिलित थी। अब क्या है, संविधान जब संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई, मतलब एकदम से 22 भाषाओं को मान्यता नहीं दी गई थी। ये नहीं कि जब 8वीं अनुसूची में ये 22 भाषाएं रखी गई, यानी भाषाएं, माफ़ी कीजिए, मतलब संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषाएं रखी गई, तो ये तो नहीं था कि सीधी की 22 भाषाओं पर ये भाषा 22 है, इनको संविधान में दर्जा दिया, ऐसा नहीं हुआ था। तो शुरुआत में क्या हुआ था, शुरुआत में ये हुआ था कि शुरुआत में 14 ही भाषाओं को संविधान में दर्जा दिया गया था। जब हमारा संविधान बना उस समय 14 ही भाषाओं को क्या दर्जा दिया गया था, और ये 8वीं अनुसूची में दिया गया था। तो ये बाद में जो हमारी भाषाएं आई थी, बाद में जो हमारी भाषाएं कितनी हुई, 8 आई। तो ये किस प्रकार से आई, तो ये हम पढ़ेंगे अभी। अब क्या है, देखो इसमें अंग्रेजी नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिए। काफ़ी बार प्रश्न आया क्या अंग्रेजी को संविधान में दर्जा दिया गया है, तो वो नहीं आएगा। देखो ये 22 की भाषाएं अंग्रेजी नहीं है, लेकिन अंग्रेजी अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करेगी, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। ठीक है, सन 1967 में 21वें संविधान संशोधन में सिद्धि। अब क्या है 21वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा हुआ, 21वां। सन कौन सा था, 1967 का सन था, यानी 21वां संविधान संशोधन था, लेकिन सन था 1967। ठीक है, ये सन कौन सा था, 1967, 21वां संविधान संशोधन था। और सिंधी, उस समय क्या, एक सिंधी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। अब कितनी हो गई, 1967 में आकर ये कितनी हो गई, 15 भाषाएं हो गई। कितनी हो गई, 15 भाषाएं हो गई। एक बार मैं फिर से रिवीजन कर लेती हूँ, ध्यान से सुनेंगे। 21वां संविधान संशोधन था 1967 में हुआ था।
8वीं अनुसूची में एक सिंधी भाषा को और शामिल कर लिया गया था। प्रश्न ये बनेगा कि सिंधी को किस अनुच्छेद के में शामिल किया गया था, 21वें में और 1967 में, या 21वें संशोधन में 1967 में कौन सी भाषा को संविधान में दर्जा दिया गया था, शामिल किया गया था? तो याद रखेंगे सिंधी को। अब इसके बाद होता है 92वां। मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगी, थोड़ा धैर्य बना के रखेंगे आप। अब 71वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी इन भाषाओं को फिर क्या शामिल कर लिया गया। पहले सिंधी को किया गया 21वें में, फिर 71वें में 1992 में कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी को शामिल कर लिया गया। फिर उसके बाद फिर हमारा होता है 92वां संविधान संशोधन 2003। फिर क्या गया है संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी। तो फिर उसके बाद हमारी 4 भाषाओं को और शामिल कर लिया गया। कितनी भाषाओं को? 4 भाषाओं को और शामिल कर लिया गया। तो इस प्रकार से हमारी टोटल 8 भाषाएं, और पहले तो कितनी थी? 14 थी। उसके बाद हमारी ये गिन के देखोगे 8 हो जाएंगी। 8 भाषाओं को और शामिल कर लिया गया 8वीं अनुसूची में। अब आती है ट्रिक की बारी। देखो 21वां संविधान संशोधन 1967 में कितनी सिंधी भाषा को एक शामिल किया गया। अब क्या आ गया? अभी 92वां आ गया है, ठीक है। 92वां मतलब 92 संविधान 71वां है। तो यहाँ आप क्या क्या करेंगे? इसको मैंने तो इसको ऐसे याद किया था, ये आज की बात नहीं है। मैंने शुरुआत में इसको याद किया, तो मैंने क्या किया? इसका 7 ले लिया, इसका 71वां कर दिया, इसका उल्टा, ठीक है। 71वां कर दिया, जैसे लास्ट का 7 लिया। और मैं कोई दबाव नहीं हूँ, जैसे आपको याद होता है वैसे अपने तरीके से याद कर सकते हो, लेकिन जिसको मेरा तरीका अच्छा लगा तो मैं ये बता देती हूँ। फिर मैंने 71वां कर दिया और 1992 का किया। फिर मैंने क्या किया? इसकी लय बन रही है कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। इसको मैंने किया नमक से याद, ठीक है। नमक देखो, न से नमक, और देखो न से नेपाली, और मैं से मणिपुरी, और कैसे कोंकणी, नमक। फिर हमने किसको शामिल किया? नमक को शामिल किया, ठीक है। फिर हमने नमक को शामिल कर लिया। फिर उसके बाद आया 92वां संविधान 2003। अब क्या देखो, हमने यहाँ सन 92वां है, लेकिन यहाँ क्या है? संशोधन है, या मतलब संविधान का संशोधन 92 है। तो मैंने इस 92 को उठा के यहाँ रख दिया, ठीक है। 92 को उठा के यहाँ रख दिया। अब क्या है? 3 भाषाएं यहाँ थी। फिर क्या है? अगला जो स्टेप उठवाया वो 3 का ही उठा लिया, 3 का 2003। तो इस प्रकार से मैंने इनको याद किया था। इसमें 92, ये 92 का 92 उठा लिया कि 92 संविधान 2003 था, और क्या 4 भाषाओं को शामिल किया गया था, ठीक है, 8वीं अनुसूची में। तो 1967 21वां संविधान संशोधन 1 भाषा सिंधी, 92वां संविधान संशोधन 1971, और इसमें क्या किया गया? 3 था, नमक, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, नमक को। फिर है 92वां संविधान संशोधन संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी, ठीक है, ये इसको शामिल किया गया था। अब क्या है? ये बड़े आपको कंफ्यूज करते हैं, तो ठीक है। और अगर आपको वास्तव में सिलेक्शन लेना है तो दबाव जो आपके दिमाग पर जोर लाने उन प्रश्नों को करो, बड़े खुश रहते हैं। इतने में से इतने हुए तो ये क्लास बड़ी अच्छी है भाई, क्योंकि कई बार मैंने देखा है नाटक के उपन्यास के वही 3 बता रहे हैं, 3 यूनिट करवाते हैं यूट्यूब वाले और आप खुश होते हो मेरे ये ठीक हो गई। भाई बाकी की यूनिट कौन करवाएगा? 5 तो किसी कोई करवाता ही नहीं है, क्यों नहीं? उसमें उनको व्यू नहीं आते, लेकिन मैं व्यू के लिए में अपने आधार मजबूत, लेकिन ये कि आप है अपना स्नेह और सहयोग देंगे तो, वरना हम भी कहानी करेंगे कल, ठीक है। अपना आधार मजबूत करें। अनुच्छेद 120 खंड 1 संसद में कार्य हिंदी अंग्रेजी में होगा। अब क्या है? मैंने कहा था ना कि हम आगे 120 और 210 पढ़ेंगे, तो वही समय अब आ गया है। तो अब क्या है? 120 अनुच्छेद के कौन सा? 120, उसका भी खंड क्या है? 1 है। तो संसद किससे बनती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। तो इन भाषाओं के लिए राष्ट्रपति का बड़ा अहम योगदान है, वो भी मैं आपको बताऊंगी क्या योगदान है, क्योंकि एकदम से हम सभी चीज़ें साथ लेकर नहीं चल सकते, हम कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, पहले दूसरा कदम ऐसे ऐसे आगे बढ़ेंगे। तो संसद में कहा गया कि आप हिंदी में कार्य करें,
अंग्रेजी में करें कोई दिक्कत नहीं है। खंड 120(1) में क्या गया, मैं आपको देसी भाषा में समझाऊंगी, जो आपकी जो व्यवहारिक भाषा है उसमें समझाऊंगी, क्योंकि ये तो जो किताबी जो भाषा वो आपके पास रखी वहाँ भी आप पढ़ सकते हैं। खंड 120(2) में इसमें क्या, इसमें तो आगे भी आपकी मर्जी है, चाहे आप हिंदी में करो या अंग्रेजी में करो। अब खंड 2 में क्या कहा गया, संविधान के प्रारंभ में 15 वर्ष तक अवधि में तक ये प्रभावी रहेगा। ठीक है, अब क्या है अब ये कहा गया कि जैसे संविधान लागू हुआ, तो संविधान लागू होने पर में क्या हुआ था कि उस समय एकदम से भी अंग्रेज गए थे, तो अंग्रेजों ने क्या किया था, सब कार्य अंग्रेजी में कर रखे थे। अब कोई भी नियम लागू होता है तो ऐसा तो नहीं है कि कोई भी नियम लागू हो गया तो वो एक दिन में हो जाएगा, धीरे धीरे बदलाव होता है ना। तो उसी तरह से ये कहा गया कि 15 वर्ष तक जो भी कार्य जिस भाषा में हो रहा वो ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, खंड 2 क्या कहता है, यानी 120 क्या कहता है, 120 में एक तो क्या कहता है कि संसद का कार्य हिंदी में करो अंग्रेजी में करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 120 के तहत ही खंड 2 क्या कहता है कि 15 वर्ष तक ये क्या है प्रभावी, यानी 15 वर्ष तक जो कार्य चलता रहा है वो वैसा ही चलता रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, इतना समझ गए होंगे, 1-2 बार सुन लेना। मैं हमेशा कहती हूँ मेरी क्लास बैठ कर देखने की नहीं है, ये तो ज़रूर देख लेना बैठ के, लेकिन आप है ना काम करते करते सुन लिया करो। मैं हर बात को 2-3 बार बोलती हूँ, आपको याद करवा दूँगी पक्का। अनुच्छेद 210 अब क्या है, अब भाई 120 था 210 था, पेपर के टाइम में सब मिक्स हो जाता है, इसकी भी मैं आपको ट्रिक बताऊँगी। देखो मैंने लिखा 120, अब आ गया 210 पढ़ेंगे तो इसका 2 उठा लिया बीच में से। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैथ भी कर लेते हैं, और इसका 1 यहाँ लिया और इसका 0 का 0 उतार दिया। ठीक है, एक उसको मतलब उसको उल्टा कर दिया। मैंने 120 में से बीच वाला 2 उठा लिया, यहाँ कर लिया, शुरू का 1 था इसको मैं यहाँ ले आई 1 कर दिया, और 0 का 0 हमने क्या किया है, देखो 120 का मैंने सिर्फ ये 2 बदल दिए, मैं 2 को यहाँ ले आई और 1 को मैं यहाँ ले आई, 0 का 0 मैंने इसको ऐसे उतार दिया, थोड़ा मैथ करवा दिया भाई आज मैंने। ठीक है, तो मैंने जो 12 था उसका 21 कर दिया, मतलब उसका ही उल्टा कर दिया, 0 में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। ठीक है, अभी 120 के बाद सीधा 210 पर आते हैं, तो ये 210 क्या कहता है, तो यहाँ आप देखेंगे राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। अब कहोगे मैम ये तो वही वाली बात होगी, अब क्या है, यहाँ तक तो हम संसद में कार्य कर रहे थी, यहाँ क्या हमारी संसद है, संसद में क्या क्या आता है, चाहे संसद में हमारी लोकसभा भी आती है, राज्यसभा भी, राष्ट्रपति, लेकिन यहाँ हमारा विधानमंडल है, उसमें क्या है ये ध्यान देंगे, यहाँ देश का कार्य हो रहा है, संसद का मतलब पूरे देश का कार्य हो रहा है। संसद हमारे पूरे देश से बनती है ना, जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है, राष्ट्रपति है, लेकिन यहाँ का जो कार्य है 210 का, ये राज्यों में कार्य हो रहा है, जैसे हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, तो यहाँ क्या है राज्य बदल रहे हैं अलग अलग, समझ रहे हो ना आप। हाँ, तो समझ में आ रहा है, कैसा आ रहा है, कमेंट में ज़रूर लिखोगे, जैसे कमेंट आते हैं तो मेरा उत्साह बढ़ता है, जैसे आपके कमेंट नहीं आते तो मेरा उत्साह टूट जाता है। ठीक है, मैं वही छोटे बच्चे को भी ज़रूरत होती है शाबाश करो, तो वही थोड़ी सी आपकी दुआओं की ज़रूरत है। तो देखेंगे तो यहाँ क्या है, यहाँ राज्य कार्य कर रहे हैं, वहाँ देश के कार्य हो रहे हैं, यहाँ राज्यों के कार्य हो रहे हैं। ठीक है, यही अंतर है 120 में और 210 में। ठीक है, तो 210 क्या कहता है कि राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या हिंदी या अंग्रेजी में होगा। अब क्या है 210 क्या है, यहाँ हम देश का कार्य कर रहे हैं, यहाँ हम राज्यों का कार्य करें, तो राज्यों में कहा गया है राज्य के विधानमंडल कहते हैं या तो देश का कार्य यानी जो राज्यों का कार्य है या तो भी राजभाषा हिंदी में होगा या अंग्रेजी में होगा, ये भी आप अपनी सुविधा के अनुसार अपना सकते हो। अब क्या है, अब 200 हमने पढ़ा था 210, ये 120 खंड 1 खंड 2, तो उसी प्रकार से 210 का भी खंड आ गए, खंड 1 खंड 2। अब क्या है, ये कहा गया कि अब बिल्कुल क्या करना है, 120 में और 110 में क्या फ़र्क है, सिर्फ उनमें उसमें 120 में कार्य क्या है, संसद कार्य कर रही है या विधानमंडल कर रही है, सिर्फ आपको यही अंतर करना है, बाकी वही है, सेम वही समान है। ठीक है, इतना समझ लेना है, क्योंकि थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज है, थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़ी समझ, ऐसा मुश्किल भी नहीं, लेकिन ध्यान से अपना मनोयोग से करोगे तो समझ में आ जाएगा। ये क्या कह रहे हैं, राज्य के विधानमंडल में संविधान के प्रारंभ से
15 वर्ष तक अवधि तक ये प्रभावी रहेगा। मतलब 15 वर्ष तक अवधि तक ये क्या है, ये यही रहेगा कि अंग्रेजी में करो या हिंदी में करो। तो ज़्यादातर कार्य अगर व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो अंग्रेजी में ही चलते आ रहे थे, क्योंकि आज भी काम हमारे सुप्रीम कोर्ट के ज़्यादातर अंग्रेजी में ही होते हैं। तो ये मैं आगे आपको बताऊंगी किस प्रकार होते हैं। अब आ गया हमारा अनुच्छेद 343। 343 में क्या है, हिंदी संघ की राजभाषा लिपि देवनागरी। अब 343 में सीधी बात बताऊंगी, सिर्फ ज़्यादा इसको आप भूल जाओ, पढ़ लेना, लेकिन मैं बता रही हूँ वो सुनना ध्यान से। अब 343 में क्या गया कि हमारी जो राजभाषा है वो क्या हुई, हिंदी होगी। ठीक है, हिंदी होगी। लिपि कौन सी होगी, देवनागरी होगी। और अंतर्राष्ट्रीय मानक, अब मैंने अंतर्राष्ट्रीय मानक जो भी हिंदी में जो मानक वर्ण दिए गए उनको भी भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मतलब ये है कि जैसे हम विदेशों से भी अगर संपर्क करते हैं तो हमारे हिंदी में हम हमारी हिंदी को अपना सकते हैं। तो 343 में सिर्फ इतना समझोगे कि 343 एक क्या कहता है, ए, इसको ए भी लिखा आ सकता है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखेंगे। यहाँ तो एक दिया है, वहाँ आपको ए भी मिल सकता है। ठीक है, तो 343 क्या कहा है, हिंदी हमारी राजभाषा बन गई और इसके अंतर्राष्ट्रीय जो इसके मानक जो वर्ण है, जो मानक जो शब्द है, ये इनको क्या मान्यता दे दी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इतना समझेंगे बस, ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या खंड 2 क्या कहता है, 26 जनवरी 1965 में अंग्रेजी इन सब प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाती रहेगी जिनके लिए वह संविधान के लागू होने के समय तक पूर्व प्रयोग की जाती थी। अब क्या है, 26 जनवरी 1965 में ये कहा गया कि जैसे ही अंग्रेजी अब तक क्या है में कार्य करते रहे हैं, तो उसी प्रकार आगे भी आप अंग्रेजी में कार्य कर सकते हो। ये क्या कहता है, 343 खंड 2 कहता है। फिर इसके बाद है 343 खंड 3, संसद को ये शक्ति प्राप्त है 15 वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात संसद चाहे तो विधि द्वारा संघ के राजकीय प्रयोजन के आगे भी अंग्रेजी जारी कर सकती है। अब क्या कहा गया कि हमने ये पढ़ा कि संसद में क्या है 15 वर्ष तक का समय दिया गया था, भाई हिंदी में करो या अंग्रेजी में करो, तो ज़्यादातर कार्य अंग्रेजी में हो रहे थे। अब ये कहा कि अंग्रेजी हिंदी को भी आपको अपनाना, भी थोड़ा बहुत अपना अंग्रेजी हिंदी माफ़ कीजिए हिंदी में भी कार्य कर सकते हो। अब कुछ लोग ऐसे थे भाई जो परंपरा शुरू से अंग्रेजी पढ़े थे और उनको क्या हिंदी समझ में नहीं आ रही थी, तो ऐसा कहा गया कि आपकी मर्जी, अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आ रही तो आप अंग्रेजी में कार्य कर सकते हो। जब आप अपने तरीके से पढ़ोगे तो अच्छी प्रकार से हो जाएगा। अभी आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, मैं मानती हूँ। अब 344 क्या कहता है कि देखो इसमें आपको क्या एक आयोग, इसमें पढ़ लेना, मैं बता रही हूँ कि सीधी सी भाषा में एक आयोग का गठन होगा। इसमें एक आयोग का गठन किया गया है 344 में, आयोग का गठन। और ये आयोग का गठन किसने किया, राष्ट्रपति ने किया। और 15 वर्ष की मतलब 15 वर्ष के बाद क्या है, एक आयोग का गठन किया कि हिंदी क्या है हमारी जो राज्य की भाषा है उन भाषाओं पर आयोग का एक गठन किया। इन भाषाओं को किसके लिए, भाषाओं के लिए किसने गठन किया, राष्ट्रपति ने किया कि भाई एक भाषा का एक गठन किया जाएगा, एक आयोग बनाया जाएगा। ठीक है, ये आपकी तसल्ली के लिए मैं पढ़ देती हूँ। संविधान के प्रारंभ के 5 वर्ष की समाप्ति पर या 10 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रपति ने 344 में क्या किया, एक आयोग का गठन कर दिया। यह आयोग राष्ट्रपति से सिफारिश करके किन्हीं शासकीय प्रयोग के लिए हिंदी का प्रयोग अधिक किया जा सकता है और अंग्रेजी के प्रयोग में निर्बंध हो सकते हैं। मतलब कि आप क्या एक आयोग का गठन किया कि जो आपके कार्य हैं वो ज़्यादातर आप हिंदी में करो। आयोग का गठन याद आता है 344 क्या, आयोग का गठन याद करेंगे आप। अब क्या है 345, 46, 47, अब ये पढ़ोगे। ठीक है, तो ये आप 346 आता है, संघ द्वारा प्राधिकृत भाषा एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच पत्रकारिता के लिए प्रयोग होगी। यदि कोई राज्य परस्पर हिंदी भाषा को स्वीकार करना चाहे तो कर सकता है। अब क्या है, ये आपके कुछ समझ में नहीं आया मुझे पता है, मैं अभी आपको बताऊंगी। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनोगे। अब 343 में क्या है, पत्राचार है। पत्राचार है, ये पत्राचार है, ये किसका पत्राचार है, देखो मान लीजिए हरियाणा है और राजस्थान है, या आप हरियाणा पंजाब को लगा ले लीजिए। ठीक है, इसमें बड़ा पानी का मुद्दा बना रहता है हरियाणा और पंजाब का, आपको पता भी है। इनका ऐसा जो आपकी नहर है उस पर विवाद रहता है। ठीक है, अब आज के ज़माने में तो बड़े क्या है इंटरनेट से कार्य होते हैं, उस समय की बात आप याद करेंगे। भाई हमने क्या है, हमारा एक मुद्दा छिड़ गया पानी का ही लगा लीजिए, हरियाणा और पंजाब का।
तो उसमें क्या करना है, तो उसमें भाई पत्र भेजना पड़ेगा उसके मुख्यमंत्री को, हमारे मुख्यमंत्री को, या उसके राज्यपाल को, हमारे राज्यपाल को। तो उसमें ये कहा गया कि जो आप 343 में क्या है, आप आपस में पत्राचार के लिए हिंदी भाषा को स्वीकार कर सकते हो। मतलब कि कहने का प्राय ये, वहाँ मैंने पानी का सिर्फ उदाहरण दे हुए नहीं कि वहाँ पानी लिखा मिलेगा, ये तो आप खूब समझदार हैं, समझ जाएंगे जो। लेकिन अभ्यर्थी ऐसे नहीं कि सारे नेट असिस्टेंट प्रोफेसर वाले मेरी वीडियो देखते हैं, और भी टीजीटी वाले भी देख रहे होंगे, जो जो नए आए हैं बच्चे हैं, वो क्या नए एमए पास करके आए हैं, उनके लिए बता रही हूँ। तो उनमें क्या है कि एक राज्य दूसरे राज्य से पत्राचार का व्यवहार करेगा, मतलब पत्र के माध्यम से कोई मुद्दे पर, कोई समस्या पर चर्चा करेगा तो हिंदी में कर सकता है। ठीक है, 343 पत्राचार से संबंधित है, बस इतना याद रखें, एक राज्य दूसरे राज्य से। अब क्या है, 347 क्या करता है, जे किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग ये चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को दूसरी भाषाओं के रूप में मान्यता दी जाए, राष्ट्रपति निर्देश ऐसा कर सकता है। अब क्या हुआ भाई, मान लीजिए हरियाणा है, अब हरियाणा का मुख्यमंत्री या राज्यपाल कई राष्ट्रपति को, भाई हमारे हरियाणा के जो वासी हैं, अभी हमारे कार्य जो ऑफिस के कार्य हैं, जो राज्य के कार्य हैं, हम आज के बाद हरियाणवी में करेंगे। हमारी जो जनसंख्या है वो हरियाणवी में अपनाना चाहती है भाई, जो अपने कार्यालय में। तो ऐसा ये नहीं कि ऐसा उन्होंने लिख दिया और वो होने लगे, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति इस पर मंजूरी देगा तो होंगे, तो राष्ट्रपति तो मंजूरी दे देता। हमारा संविधान राष्ट्रपति के मामले में बड़ा लचीला है, वो तो बस एक क्या बोलते हैं ना कि रबड़ का ठप्पा है, वो वाली है। आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी होगी, मैंने तो पढ़ रखी है, क्योंकि भाई मैंने टीजीटी के पेपर पॉलिटिकल साइंस से ही निकाले हैं। ठीक है, बाद में मैंने उनका उसका पीछा छोड़ा है। तो मैं यही कहूँगी कि 343 क्या है, इसमें क्या है, राष्ट्रपति की मंजूरी से पर्याप्त जनसंख्या का भाग अपनी कोई अन्य भाषा अपना सकता है। ठीक है, अब 348 क्या कहता है, जब संसद विधि द्वारा उपबंध न करे, उच्चतम न्यायालय, प्रदेश उच्च न्यायालय की कार्रवाई में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता रहेगा। सभी तरह के प्रस्ताव, आदेशों, निर्देशों, प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में ही होगा। अब क्या है, ये आपने क्या बता दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा हमें तो। ठीक है, अब मैं आपको इसको अपने तरीके से, जो अपने शब्दों में आपको आसान भाषा में समझाऊंगी, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, क्योंकि भाई हमारी कई बार मैं ऐसी ऐसी गलतियां कर देती हूँ, हो जाती हैं, मैं जानबूझकर नहीं करती भाई, मेरे से हो जाती हैं। तो थोड़ा सा आप धैर्य बनाए रखेंगे। ठीक है, अब क्या है, एक सेकंड भाई, हम कहाँ आ चुके थे, हम यहाँ आ गए थे, 349 में आ गए थे हम, 349 नहीं, इसमें आ गए थे हम, हाँ 348 में आ गए थे। अब 348 क्या था, 348 में ये है कि भी जितने भी उच्चतम न्यायालय के कार्य हैं या उच्च न्यायालय के, अब ये उच्चतम, मुझे बड़ी हैरानी होती है एक बात जानकर, जो कई मैंने मैडम भी देखी हैं हिंदी वाली, जो भाई वो बोलेंगी 48 38, भाई क्या मतलब है, आप हिंदी बढ़ा रहे हो। तो उस समय मैं पूरी तरह हिंदी बोलती हूँ, लेकिन मैं क्या अपनी देवनागरी लिपि का ज़्यादातर प्रयोग करने की कोशिश करती हूँ मैं। ठीक है, तो आप ये जरूर कि ज़्यादा से ज़्यादा आप हिंदी का प्रयोग करें। तो उसी प्रकार यहाँ कहा गया है कि अगर आपके हाई कोर्ट है, उच्च मतलब हाई कोर्ट क्या होता है, उच्च, और सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट मतलब उच्चतम न्यायालय, जो सुप्रीम कोर्ट है उसको उच्चतम न्यायालय बोलते हैं, हाई कोर्ट उसे उच्च न्यायालय बोलते हैं। तो इनके जो भी कार्य होंगे वो अंग्रेजी में ही होंगे। तो ये जानकर आपको थोड़ी सी हैरानी होगी, क्योंकि जब मैंने तैयारी की थी उस समय मुझे बड़ी हैरानी हुई थी। देखो हमारे वैसे तो हमारी राजभाषा हिंदी को अपनाया गया, लेकिन भाई कोर्ट के कार्य यानी जो न्यायालय के कार्य, जो न्याय के कार्य वो अंग्रेजी में। अब देखो ज़्यादातर तो आपने देखा होगा शोषण किसका होता है, गरीबों का, अनपढ़ लोगों का शोषण होता है। जो पढ़े लिखे हैं वो तो अपने अधिकारों करते हुए से अच्छी प्रकार से वाकिफ़ हैं, और ये नहीं कि वो अपने अधिकारों करते हुए के लिए लड़ते, बल्कि दूसरों का पढ़े लिखे ही लोग शोषण करते हैं। मेरा तो यही मानना है कि पढ़े लिखे ही शोषण करते हैं, क्योंकि भाई जो ऊंचे पद पर आसीन क्या है, या तो कोई नेता है भाई जिनका अच्छे पैसा वाला बैकग्राउंड है, या कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है। गरीब आदमी भाई किसका शोषण करेगा, वो तो पहले ही शोषण का शिकार है। तो इसमें ये कहा गया कि अंग्रेजी में, अब क्या है, अंग्रेज मान लीजिए किसी गरीब अनपढ़ आदमी के साथ शोषण हुआ है, वो हाई कोर्ट गया, वहाँ उसको न्याय नहीं मिला, अब फिर वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट जाएगा।
पैसा वो एक अलग प्रक्रिया, भी पैसा लेके गए वो उसका वकील उसके लिए बहस कर रहा है, उसको बेचारे को यही नहीं पता कि बहस में क्या बोला गया है, उसको यही नहीं पता कि उस बहस में क्या बोला गया, मेरी तरफ से वकील ने क्या बोला, अगले विपक्षी वाले वकील ने क्या बोला। तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। मैं इसलिए बता रही हूँ कि यहाँ मैम समय खराब कर रही है। ये आपके पास बुक रखी है, उनमें सब में है, लेकिन मेरा समझाने का मतलब ये है कि 348 अनुच्छेद ये कहता है कि जो भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के कार्य हैं वो अंग्रेजी में ही होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और 349 क्या कहता है, संविधान के प्रारंभ में 15 वर्ष की अवधि के दौरान अनुच्छेद 348 में उल्लिखित संसद राजभाषा संबंधी यदि कोई विधेयक या संशोधन चाहती है तो पूर्व राष्ट्रपति से मंजूरी लेनी होगी। राष्ट्रपति आयोग की सिफारिश रिपोर्ट पर विचार करके ही निर्णय लेगा। मतलब कि अगर आपको इससे कोई दिक्कत है तो क्या आपको राष्ट्रपति से मंजूरी लेनी होगी और राष्ट्रपति फिर इसको मंजूरी देगा। तो 349 में क्या है, राष्ट्रपति की मंजूरी लिखी है। ठीक है, और अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो 350 के बारे में एक बार मैं पढ़ती हूँ, फिर मैं आपको अपनी भाषा में समझाऊंगी। मैं आपको, प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी को संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभिवादन देने का हकदार है। छोड़ो इसको, मैं आगे बताऊंगी। प्रत्येक राज्य अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों की शिक्षा के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की शिक्षा का पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। अब यहाँ दो बातें की हैं, वो मैं अपनी भाषा में बताऊंगी। देखो 350 वैसे तो सीधा देखे तो ये अल्पसंख्यक के मतलब, मान लीजिए भाई अल्पसंख्यक का मतलब होता है जो संख्या में थोड़ी, मान लीजिए हिंदू और मुसलमान हैं, ये लगा ले। अब मुस्लिम लोग हमारे देश में कम है तो, लेकिन अल्पसंख्यक क्या कह रहा है, भाई हमें तो हिंदी समझ में नहीं आ रही, हम हिंदी में कार्य नहीं करेंगे, तो हम किस में करेंगे, हम उर्दू में करेंगे, भाई हमारा कार्य होगा जो उर्दू में होगा। तो लेकिन इसका ये थोड़ी ना उन्होंने कहीं भी जाकर बोल दिया उर्दू में होने लगा, अब उस अगले को उर्दू में समझ में नहीं आ, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए राष्ट्रपति के पास उन्होंने क्या है, अभिवादन ये पड़ेगा, भाई निवेदन करना पड़ेगा, भाई हम अल्पसंख्यक है तो क्या हुआ, हमें हमारा कार्य अपनी भाषा में करने का दिया। अभी उर्दू तो मैंने उदाहरण दिया है, ऐसा नहीं कि सिर्फ उर्दू वाले ही जाएंगे, पंजाबी वाले भी जा सकते हैं, उर्दू वाले भी जा सकते हैं, या मराठी वाले भी, जो भी मतलब भाषा वाले वो जा सकते हैं। ठीक है, तो ये अल्पसंख्यक के लिए लड़ाई होगी 350 ख में। अब क्या है, अगर पूरी तरह देखा जाए तो 350 अल्पसंख्यक के मामले में है, लेकिन जब हम इसके दो भाग करते हैं क और ख, तो क में क्या दिया गया है, मान लीजिए हमारे जो बच्चे हैं, जो भाई हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को ये भाषा समझ में नहीं आ रही, तो हम क्या करेंगे, भाई हमारे जो बच्चे हैं प्राथमिक स्तर यानी प्राइमरी स्तर पर 5वीं स्तर पर क्या है, हमारी राजभाषा ही पढ़ेंगे, यानी हमारी मातृभाषा, राजभाषा नहीं हमारी मातृभाषा पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मातृभाषा के लिए तो 350 में दो बातें हमने पढ़ी है, एक हम मातृभाषा अपनाएंगे 5वीं तक, और दूसरी ये है कि हमारे जो अल्पसंख्यक है वो हम अपनी भाषा में कार्य करेंगे। ठीक है, समझ में आएगा, आगे होगा। 351 क्या कहता है, 351 ये कहता है कि हमारी जो राजभाषा है इसका विकास करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ावा देना है, और 8वीं अनुसूची में ये नहीं कि सिर्फ नाम मात्र का, इसका प्रयोग भी करना है। 351 हिंदी का प्रचार प्रसार और विकास पर योगदान देता है। तो मैंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी इसको समझाने में। आज की वीडियो बड़ी खास रहेगी, अगर इसको समझ में नहीं आ रहा 2-3 बार सुन लेना, अच्छी प्रकार से याद हो जाएगी। और ये नहीं कि अगर आपने ये पूरी देखी है तो 1 मिनट के लिए और रुक जाएं। ये एस्टेट RTGT PGT नेट असिस्टेंट प्रोफेसर सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो इस पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो कैसी लगी, अगर आपके कमेंट आए अच्छे भर के वो समझ में आया, या आप कहें जो भी आपका सुझाव है, आप चाहते कि ये बदलाव हो, तो भी कमेंट जरूर किया करो। आप पूरी वीडियो देख जाते हो लेकिन कमेंट नहीं करते। मैं इतनी मेहनत करती हूँ 2-2 3-3 घंटे, आपके लिए 3 घंटे की मेहनत होती है एक वीडियो लाने में, कम से कम 4 भी लग जाते हैं, क्योंकि भाई स्लो काम होता है, 4 भी तो बड़ी मेहनत लगी हुई है। तो इस पर मैसेज करके आप इसमें मतलब कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, आगे की क्या प्रोसेस रहेगी, या और आप क्या चाहते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं, तो वो भी अपनी राय अवश्य दें। अगर आपको इसकी PDF लेनी है तो इस नंबर पर संदेश भेजकर PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको TGT PGT एस्टेट के नोट्स चाहिए तो मात्र 999 के हैं। जैसे ही वैकेंसी आएगी तो मैं इनका क्या है, अभी आपको ये समझिए, मैंने आपको क्या दे रखा है, अभी मैंने आपको वो दे रखी है, ऑफर दे रखा है 999 रुपये का है।
अब ये ऑफर है 999 रुपये का, ठीक है। और उसके बाद इसका रेट बढ़ सकता है, एमआरएस एनवीएस की वैकेंसी आने के बाद बहुत जल्दी आने वाली है। इसके साथ नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर का मात्र 1499 रुपये का है, वो आप प्राप्त कर सकते हैं। पूरे यूट्यूब पर सबसे सस्ता है और अच्छा कंटेंट है, पूरा पाठ्यक्रम है, कोई इसमें क्या है दो राय नहीं है कि आपको कंटेंट अच्छा नहीं मिलेगा। तो अपनी तैयारी निरंतर जारी रखें और मैं चाहती हूँ इसी भर्ती में आपका चयन हो जाए और हमेशा सुखी रहे, मेहनत करिए और अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए। अपनी राय अवश्य दीजिए, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।